नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे संवैधानिक ड्रामे की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले की। और सबसे बड़ी बात, इस मामले ने भारत में हमेशा हमेशा के लिए पॉकेट वीटो के उस लंबे दौर को खत्म कर दिया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जो हमारे संसदीय लोकतंत्र के भविष्य की नींव को और मजबूत करता है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और इसे आसान भाषा में समझते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से आज के हमारे रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे तमिलनाडु के उस विधायी गतिरोध से, फिर समझेंगे आर्टिकल 200 और वीटो पावर्स का पूरा खेल। उसके बाद हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर आएंगे, नई संवैधानिक समय सीमाओं को देखेंगे और अंत में बात करेंगे कि इसका हमारे संघवाद यानी फेडरलिज्म के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। तो भाग 1, तमिलनाडु का विधायी गतिरोध। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही वास्तविक समस्या से होती है। जरा सोचिए, क्या हो जब एक तरफ जनता द्वारा चुनी गई राज्य सरकार हो और दूसरी तरफ नियुक्त किए गए संवैधानिक प्रमुख, और दोनों के बीच कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाए। अब देखें कि यह विवाद आखिर बढ़ा कैसे। जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2023 के बीच तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य के विश्वविद्यालयों से जुड़े करीब 13 बिल पास किए। अब नियम के मुताबिक इन्हें राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया, लेकिन ये बिल सालों तक बस अटके रह गए। फिर हताश होकर राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके ठीक बाद नवंबर 2023 में राज्यपाल ने 10 बिलों पर अपनी मंजूरी रोक दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जवाब में विधानसभा ने एक विशेष सत्र बुलाया और उन सभी बिलों को दोबारा पास कर दिया। अब आप समझ ही सकते हैं कि इस गतिरोध के परिणाम कितने बड़े थे। मामला इतना पेचीदा हो गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बीच में आना ही पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के सामने सीधा सा सवाल था, क्या राज्यपाल का इतने लंबे समय तक बिना कोई कदम उठाए बिलों को रोककर रखना संवैधानिक रूप से सही है? और सच कहूं तो इसका समाधान देश की सबसे बड़ी अदालत के बिना हो भी नहीं सकता था। ये कोई आम राजनीतिक बहस नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक चुनौती थी। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, अनुच्छेद 200 और वीटो शक्तियां। यहीं पर हम उस असली संवैधानिक रूल बुक को समझने वाले हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरा विवाद घूम रहा था। सबसे पहले कुछ कानूनी शब्दों को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। एक टर्म है एब्सोल्यूट वीटो यानी पूर्ण वीटो। इसका मतलब है किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना ही उसे पूरी तरह से खारिज कर देने की पावर। और दिलचस्प बात यह है कि भारत के अटॉर्नी जनरल ने अदालत में ठीक यही तर्क दिया था कि राज्यपाल के पास ये शक्ति मौजूद है। दूसरा और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शब्द है पॉकेट वीटो। इसका सीधा सा मतलब है किसी बिल पर कार्रवाई करने में अनिश्चित काल तक देरी करना। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक बहुत ही सटीक टर्म इस्तेमाल किया है, सस्पेंडेड एनिमेशन। मतलब बिल को अपनी जेब में रखकर भूल जाना ताकि वो ना तो पास हो सके और ना ही खारिज हो सके। लेकिन अगर आप संविधान का अनुच्छेद 200 देखें तो वो राज्यपाल को सिर्फ 3 विकल्प देता है। पहला, बिल को मंजूरी दे देना। दूसरा, मंजूरी रोकना और बिल को संदेश के साथ वापस भेजना। और तीसरा, बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। लेकिन यहां जिस चीज का इस्तेमाल हुआ वो था एक चौथा असंवैधानिक विकल्प, यानी बिना कोई कार्रवाई किए बिल को अनिश्चित काल के लिए लटकाए रखना। और हमारा संविधान इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। अब आते हैं भाग 3 पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यह इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाला हिस्सा है। 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसका सबको इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में बताया कि एक संसदीय लोकतंत्र में राज्यपाल का असली रोल क्या होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उन्हें सर्वसम्मति और समाधान का अग्रदूत होना चाहिए, एक उत्प्रेरक न कि कोई अवरोधक। यानी सीधे शब्दों में कहें तो राज्यपाल का काम राज्य के कामकाज में रुकावट डालना नहीं, बल्कि उसे सुचारू रूप से चलाने में मदद करना है। तो यहां से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये थी कि कोर्ट ने राज्यपाल के इस असंवैधानिक वीटो के कॉन्सेप्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मंजूरी रोकने का मतलब सिर्फ एक अस्थायी रोक है, कोई परमानेंट इनकार नहीं। अगर मंजूरी रोकी है तो बिल को जितनी जल्दी हो सके वापस लौटाना ही होगा, और अगर विधानसभा उस बिल को दोबारा पास कर देती है तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। एक और बात, अगर पहली बार में बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया गया था तो दोबारा पास होने पर उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जा सकता। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, नई संवैधानिक समय सीमाएं।
आइए देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में ऐसे टकरावों को रोकने के लिए पूरे देश में नए नियम लागू कर दिए। दरअसल ये पूरा बवाल संविधान में लिखे जितनी जल्दी हो सके वाले वाक्य की वजह से ही शुरू हुआ था, क्योंकि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। तो इस अस्पष्टता को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे आकर राज्यपालों के लिए एकदम सख्त और साफ डेडलाइंस तय कर दी, ताकि कोई गुंजाइश ही न बचे। तो आप जरा इन नई डेडलाइंस को ध्यान से समझिए। अगर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम कर रहे हैं तो बिल को मंजूरी देने या आरक्षित करने के लिए उनके पास सिर्फ 1 महीने का समय होगा। अगर वो सलाह के खिलाफ जाकर मंजूरी रोकते हैं और बिल वापस भेजते हैं तो ये उन्हें 3 महीने के भीतर करना होगा। सलाह के खिलाफ राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का समय भी 3 महीने ही तय किया गया है। और हां, अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करके भेजती है तो राज्यपाल को सिर्फ 1 महीने के भीतर अपनी मंजूरी देनी ही होगी। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो इस पूरी प्रक्रिया की अनिश्चितता को जड़ से खत्म कर देता है। और अब हम आते हैं भाग 5 पर, संघवाद का भविष्य। आइए अब जरा पीछे हटकर देखते हैं कि अप्रैल 2025 के इस ऐतिहासिक फैसले का हमारे भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म के बड़े चित्र पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का मुख्य निष्कर्ष या टेकअवे ये है कि ये फैसला कानूनी तौर पर चुनी हुई विधायिका की सर्वोच्चता पर मोहर लगाता है। ये तय करता है कि जो नियुक्त अधिकारी हैं उनकी भी पूरी जवाबदेही होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आधिकारिक तौर पर भारत में पॉकेट वीटो के उस दौर को हमेशा के लिए खत्म करता है। अब निर्वाचित राज्य सरकारों के पास एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता है जिससे वो ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनके बनाए कानूनों को बस यूं ही अनिश्चित काल तक ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। तो इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में पहुंच गए हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा, जरा सोचिए, क्या पॉकेट वीटो की इस खामी को हमेशा के लिए ठीक कर देने से राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का जो वो नाजुक सा बैलेंस है, क्या वो सच में सुरक्षित हो गया है? देखा जाए तो संसदीय लोकतंत्र में शक्तियों को लेकर चर्चा कभी रुकती नहीं है। ये फैसला बेशक एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन संवैधानिक कानून की ये यात्रा आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। आज हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।